हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन एजुकेशन। आज हम जिस टॉपिक की बच्चों बात कर रहे हैं वो है काइनेमेटिक्स इन 1D। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं मैकेनिक्स की, और फिजिक्स में अगर मैकेनिक्स को समझना है तो सबसे पहले उसका जो सबसे फंडामेंटल पार्ट है वो है ये टॉपिक। इसको अच्छे से पढ़िएगा तो आगे आने वाले सारे ही चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे बच्चों। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजों को सीखेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले बताएंगे आपको, जो कि इंपॉर्टेंट भी है हर तरीके से और आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक भी है, वो है हमारा सबसे पहले स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। हमें जानना है कि रेस्ट एंड मोशन कहते किसको हैं। उसके बाद में कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे और डिफरेंट कंडीशंस में हम कैसे डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं, हम उन सारी बातों को भी यहां पर सीखेंगे। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। हमें प्रॉपर प्लानिंग बनानी है, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी है, जिसके हिसाब से हमें तैयारी यहां पर करनी होगी। तो मैं उनकी बात यहां पर आपके सामने कर लेता हूं। सबसे पहले बच्चों, मैं ये चाहता हूं कि आप प्रॉपर सिटिंग देके इस पूरे ही वीडियो को देखें। इसके अंदर आपको सबसे पहले नोट्स बनाते हुए चलना है। जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे आप प्रॉपरली नोट्स मेंटेन करें, पूरी कंसंट्रेशन के साथ में करें। और जहां पर भी मैं जो भी हाईलाइटेड बातें कह रहा हूं, जैसे मैं जहां पर ज्यादा जोर देके कह रहा हूं कि बच्चों ये चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको अपनी कॉपी के अंदर भी, अपने नोट्स के अंदर भी आप प्रॉपर वहां पर हाईलाइट करते हुए चलें। तो इस पूरी प्लानिंग से हम यहां पर बात करेंगे। हाँ, इस बात का भी ध्यान रखें कि हम इस पूरे ही वीडियो को एक साथ देखें। ऐसा नहीं हो जाए कि हम आधा आधा वीडियो देखेंगे तो उससे हम प्रॉपर्ली हमारे कंसंट्रेशन नहीं दे पाएंगे इस लेक्चर के अंदर। तो इन्हीं सारी बातों के साथ में शुरू करते हैं बच्चों आज का हमारा ये बहुत ही शानदार टॉपिक, जिसको हम कहते हैं काइनेमेटिक्स 1D। तो उसका जो सबसे पहले सब टॉपिक आ रहा है वो है आपके सामने आइडिया ऑफ रेस्ट एंड मोशन। यानी कि अगर हमें मोशन को समझना है तो सबसे पहले ये जानना होगा कि स्टेट ऑफ रेस्ट होती क्या है। तो वो आपके सामने आ रही है। सबसे पहले मैं डेफिनेशन की बात करूंगा। तो रेस्ट कहते किसको है? An object is said to be at rest if it does not change its position with respect to the time। क्या ये आपके सामने जो एग्जांपल है इससे ये बात समझ में आ रही है? जरा देखते हैं। कंटिन्यूसली यहां पर ये घड़ी चल रही है, आप देख रहे हैं कि टाइम कंटिन्यूसली रन हो रहा है। उसके साथ साथ आप ऑब्जर्व करो इन जनाब को, ये बैठे हुए हैं इस ट्री के नीचे। आप देख रहे हैं क्या ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है क्या विद रिस्पेक्ट टू द टाइम? नहीं, ये जहां है वही है, ये अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं कर रहा है। अगर मैं यहां पर पोजीशन मार्क करता हूं तो ये इसी पोजीशन पर बैठे हुए, टाइम कंटिन्यूसली चल रहा है लेकिन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। इस वजह से हम यहां पर इसको कहेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने यहां पर देख ली। अब नेक्स्ट यहां पर हम देखेंगे कि मोशन किसको कहते हैं। तो मोशन को समझने के लिए सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। रेस्ट में ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, लेकिन जब हम मोशन की बात करेंगे तो इफ ऑब्जेक्ट changes its position with respect to the time, then we say that the object is in motion। आपने देखा कि जब ये घड़ी चल रही थी तो ये ट्रेन भी अपनी पोजीशन, जो सबसे पहली इसकी पोजीशन थी, उस पोजीशन पे यहां से ये आई। ये हमने सबसे पहला पॉइंट यहां पे मार्क किया। ये चलती जा रही है, घड़ी भी चलती जा रही है और ये इस पोजीशन पे आ गई। तो इसने इस पोजीशन से उस पोजीशन पर अपनी चेंज किया, मतलब इस रेफरेंस पॉइंट से इस रेफरेंस पॉइंट पे आया, अपनी पोजीशन को चेंज किया विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है। तो रेस्ट हमने समझ लिया बच्चों, हमने मोशन समझ लिया। अब आगे बात करेंगे, क्या ये एब्सोल्यूट होते हैं क्या टर्म्स? क्या रेस्ट एंड मोशन हर किसी ऑब्जर्वर के हिसाब से सेम ही होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को देखो किसी भी ऑब्जर्वर से, क्या वो हमेशा रेस्ट पे नजर आएगा? अगर वो रेस्ट में तो, अगर वो मोशन में तो क्या मोशन में नजर आएगा? इस बात को समझते हैं एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से। मैं आपके सामने सिखा रहा हूं उस एग्जाम्पल को, जरा देखो। ये मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने लिया है। ये है ऑब्जर्वर नंबर 1, इनको मैं मार्क कर रहा हूं ऑब्जर्वर नंबर 1, ठीक है। और सेकंड ऑब्जर्वर मैं दे रहा हूं इनको, दिस इज ऑब्जर्वर नंबर 2। दो ऑब्जर्वर लेंगे तभी तो कहानी समझ में आएगी। क्या ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर चेंज होती है स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन? उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। और इन जनाब को मैं ले लेता हूं ऑब्जेक्ट, ये हमारे हैं ऑब्जेक्ट।
तो एक तो हो गए ऑब्जेक्ट और ये हो गए हमारे दो ऑब्जर्वर्स। ठीक है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। मैं इसको एनोटेशन को यहाँ पर क्लियर कर देता हूं ताकि आपको आगे जब एनिमेशन रन हो तो प्रॉब्लम ना आए। देखते हैं, हमें क्लियर हो गई ऑब्जर्वर 1, ऑब्जर्वर 2 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। नाउ द सिचुएशन इज दैट ऑब्जर्वर नंबर 1 इनको देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो जैसे ही ट्रेन चलना शुरू हुई, अभी ट्रेन चलना शुरू हो गई है बच्चों, जल्दी से देखो, ये ट्रेन जा रही है। इनके हिसाब से पूछो तो ये मोशन में है, लेकिन इनके हिसाब से पूछोगे तो ये रेस्ट पर होंगे, क्योंकि इनके हिसाब से वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर क्या चीजें चेंज हो गई? बिल्कुल हाँ, हो गई हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, वो रेस्ट पर ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर डिपेंड करेगा कि वो उसके हिसाब से रेस्ट पर है या नहीं है, या फिर हम ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर उसको मोशन में भी कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात थी बच्चों, इसलिए मैंने आपको बताई। जैसे आज अगर मुझे कहेंगे कि सर आप रेस्ट पर हो, लेकिन क्या मैं एब्सोल्युटली रेस्ट पर हूं? नहीं, अर्थ तो मूव हो रही है ना, तो मैं एब्सोल्युटली रेस्ट पर नहीं हूं। उसी तरीके से यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये आया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट और मोशन में होता है, ये एब्सोल्युटली टर्म्स नहीं है रेस्ट एंड मोशन, दीज आर रिलेटिव टर्म्स, इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर। ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हमारे टाइप्स ऑफ मोशन। अब हमने रेस्ट पढ़ लिया, मोशन पढ़ लिया, अब हम यहां पर बात करेंगे कितने टाइप्स हैं मोशन के। तो सबसे पहला टाइप अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन हम यहां पर डिफाइन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है बच्चों? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पर सारे जितने भी पॉइंट से मिलकर वो ऑब्जेक्ट बना है, अगर वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो ऐसे मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? अगर ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ठीक है, ये बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। सेम टाइम पे लेट्स सपोज इट इज मूविंग लाइक दिस, all the objects are traveling same distance in the same time, that's why it is in ट्रांसलेटरी मोशन। तो ये हमारा एग्जांपल होता है ट्रांसलेटरी मोशन का। हमने ट्रांसलेटरी मोशन को दो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला इसमें आता है रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आपने देखा कि ये कार सीधी एक ही लाइन में चलती हुई निकल गई, तो ऐसे मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें कर्विलीनियर मोशन। कर्विलीनियर मोशन जैसे आप देख रहे हैं ये रोलर कोस्टर पे ये चल रही है, इस तरीके से कंटिन्यूसली ये रोलर कोस्टर पे मूव हो रहा है, एक कर्व में मोशन हो रहा है, तो इसको हम कर्विलीनियर मोशन कहेंगे बच्चों। मूव करते हैं आगे। अब बात करेंगे हम फर्दर, हमने टाइप्स ऑफ मोशन को किस कैटेगरी में डिवाइड किया। अगला आया वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर मोशन। सर्कल को हम सब जानते हैं कि भाई सर्कल क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में मूव करता है, किसी पॉइंट के अबाउट एक कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करके चलता है, तो ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर आप मुझे बताइए कि किस तरीके से सर्कुलर मोशन होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि सर्कुलर मोशन कुछ ऐसा होता है बच्चों, जैसे कि कोई एथलीट है, वो किसी सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहा है, भाग रहा है। एग्जाम्पल जैसे आप ये मान लीजिए, अगर मैं इसको एथलीट कहता हूं तो ये सर्कल में इस तरीके से मूव होता है, ऐसे मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि एथलीट का जो मोशन होता है, जैसे कि ये भाग रहे हैं इसके ऊपर कंटिन्यूसली, देखिए ध्यान से, एक सर्कल पर चल रहे हैं, एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट, ये जो एथलीट है, यहां पर कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, मैं दोबारा आपको ये बता रहा हूं, ये यहां पर रन कर रहे हैं, यहां कहीं इसका एक सेंटर मार्क होगा, उस सेंटर से इसकी डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है, और ये इस सर्कल पर चल रहे हैं। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे बच्चों? सर्कुलर मोशन कहेंगे। बात पूरी समझ में आई आप लोगों को? मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पर। हमारा नेक्स्ट टाइप आता है रोटेटरी मोशन। अभी हमने ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा था, अब हम रोटेटरी मोशन की बात करेंगे। तो रोटेटरी मोशन कहते हैं व्हेन अ बॉडी रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, कोई भी एक फिक्स्ड एक्सिस है उसके अबाउट अगर ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन नहीं चेंज करना चाहिए। किसी कोई एक्सिस है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई एक्सिस गुजर रही है, उसके अबाउट वो रोटेट कर रहा हो विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन, देन वी से इट इन अ प्योर रोटेटरी मोशन। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए है भाई, एग्जाम्पल से तो चीजें समझ में आएंगी। तो ये देखिए आप यहाँ पर इस सीलिंग फैन को देखिए, ये कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है,
यहाँ पर एक्सिस होगा जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। और भी ऐसे एग्जांपल है जिससे हम बता सकते हैं, जैसे कि स्पिनिंग टॉप का एग्जांपल, इसके अंदर भी होता है कि एक जो एक्सिस यहाँ से पास कर रहा होगा उसके अबाउट ये घूम रहा है। ऐसे ही हमारी मदर अर्थ, हम सब जानते हैं जब रोटेशनल मोशन की बात होती है तो हम हमारी मदर अर्थ को कैसे भूल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये भी कंटिन्यूसली यहाँ पर अपने एक एक्सिस के अबाउट, जो यहाँ पर पास हो रहा होगा उसके अबाउट ये रोटेट हो रही है। सो दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज रोटेशनल मोशन। मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन पर। तो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन आ रहा है ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेशंस क्या होते हैं, कैसे ऑसिलेटरी मोशन होता है, तो उसकी डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। द टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है, जिसको हम लोग रेफर करते हैं एज अ मीन पोजीशन, इज टर्म्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे कि आप पेंडुलम देखा होगा आपने, पेंडुलम कंटिन्यूसली, अगर मान लीजिए ये पॉइंट मैंने उसका पॉइंट लिया जो कि एक मीन पोजीशन है, तो उसके अबाउट ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। अभी मैं एग्जांपल से भी आपको बताऊंगा। कोई स्विंग है उसके अंदर भी ऐसा होता है। एग्जांपल आप देख लीजिए, ये है हमारा सिंपल पेंडुलम, देखिए ये मूव कर रहा है, मूवमेंट ऑफ अ पेंडुलम, ये ऑसिलेटरी मोशन है। टू एंड फ्रो मोशन कंटिन्यूसली यहाँ पर हो रहा है। आप स्विंग में भी देख सकते हैं कि ये गर्ल यहाँ पर स्विंग कर रही है, ये टू एंड फ्रो मोशन है, ये हो गया हमारा ऑसिलेटरी मोशन। बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन पर, जो है पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन की बात करेंगे, मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज पीरियोडिक मोशन। कौन नहीं जानता इसके बारे में, हम जानते हैं, सब जानते हैं कि अर्थ सन के अबाउट पीरियोडिक मोशन करती है। तो वही यहां पर हो रहा है कि सन के अबाउट ये अर्थ पीरियोडिक मोशन करती है। फिक्स्ड है ये, 365 डेज के अंदर हमारा 1 ईयर कंप्लीट होता है, जिसके अंदर ये अपना ट्रेवल करती है, पूरा एक रिवॉल्व करती है। इसको हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं बच्चों। आगे फर्दर हमने डिफाइन किया है टाइप्स ऑफ मोशन को वन डायमेंशनल मोशन में। अब वन डायमेंशनल मोशन में क्या होगा, जैसे कि आपने देखा कि अभी आपके सामने ये साइकिल लेके चले गए जनाब, ठीक है, तो दिस मोशन जिसके अंदर ये बाइसिकल मूव हुई है, ये वन डायमेंशनल मोशन है। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन बेसिकली, और एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो यूनिडायरेक्शनल हो गई। अगर वो जाके वापस आ रहा है तो वो बाई डायरेक्शनल हो गया है। लेकिन अगर एक ही लाइन के अलोंग हुआ है तो वन डायमेंशनल मोशन हम उसको कहेंगे। सेकंड होता है इसमें टू डायमेंशनल मोशन, किसी प्लेन में जो मोशन होता है उसको हम टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि ये जो फुटबॉल है ये इस तरीके से इसमें मूव हो रही है, तो एक प्लेन में ये मोशन हो रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन आपने नाम सुना होगा, उसको भी हम लोग टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। थर्ड टाइप ऑफ मोशन थ्री डायमेंशनल मोशन, कहीं भी मूव हो रहा हो रैंडमली इस तरीके से, तो वो थ्री डायमेंशनल मोशन होता है। जैसे कि मोशन ऑफ बटरफ्लाई, ये यहाँ पर मूव हो रही है, इसको हम थ्री डायमेंशनल मोशन कहते हैं। तो वन डायमेंशनल क्लियर हो गया, टू डायमेंशनल क्लियर हो गया, और थ्री डायमेंशनल, ये तीनों टाइप के मोशन हमने यहाँ पर देख लिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ मोशन, अगर मैं टाइप्स ऑफ मोशन को डिफाइन करूं तो हम यहां पर बेसिकली दो टाइप ऑफ मोशन डिफाइन करते हैं। सबसे पहला इसमें होता है यूनिफॉर्म मोशन, और जो दूसरा होता है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमने दो कैटेगरी के अंदर इसको डिफाइन किया है। अब यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन सेपरेटली किस तरीके से डिफाइन होते हैं हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन की अगर मैं बात करता हूं तो व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए ऑब्जेक्ट को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप इसको समझना चाहें तो आपके सामने एक ग्राफ मैंने समझाया। अभी ये ग्राफ को अगर आप इसकी जो टेबल देखें कि ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म मोशन करता है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ट्रेवल एंड द टाइम, तो किस तरीके से करता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि टाइम और डिस्टेंस यहाँ हमने लिया है, तो इनिशियली इसी ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो इनिशियली शुरुआत में ओरिजिन पर था हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उस जगह पे हमने टाइम भी जीरो ले लिया, ये टाइम मेरा जीरो, साथ में उसने डिस्टेंस जो रेफरेंस पॉइंट है वहां पर जो मार्क किया वो भी जीरो है। अब एक सेकंड में, पहला सेकंड इसने मूव किया होगा, तो एक सेकंड में इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया
10 मीटर्स, ठीक है, ये मीटर्स के अंदर है। तो आप देख रहे हैं 1 में 10, मतलब 1 सेकंड के टाइम इंटरवल में 10 मीटर की डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल हुई है। तो अगले 1 सेकंड में भी 10 मीटर करना चाहिए। तो जरा देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ। 10 से ये कितना हुआ बच्चों, 20। टाइम कितना हुआ 1 से 2, यानी करेक्ट। तो इसमें भी 10 मीटर का डिफरेंस आया, यहाँ भी 10 मीटर का डिफरेंस आया। आगे फर्दर आप देख रहे हैं एवरी टाइम इट इज कमिंग एज 10 10, है ना, एवरी टाइम। सो इट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन, बिकॉज इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, 1 सेकंड में 10 मीटर की, इसलिए हम इसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो एग्जाम्पल्स क्या हैं भाई यूनिफॉर्म मोशन के? भाई देखिए, अभी आपने वैसे आपकी लोअर क्लासेस के अंदर स्पीड वगैरह के बारे में सुना हुआ है। तो जब यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो स्पीड में चेंज नहीं होना चाहिए, स्पीड उसकी कांस्टेंट होनी चाहिए। एग्जांपल हो गया कि भाई एरोप्लेन है, कोई फ्लाई कर रहा है, लेट सपोज 600 किलोमीटर पर आवर पे, तो कॉन्स्टेंटली वो 600 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। या फिर हम बात करते हैं कोई ट्रेन की है, वो भी कांस्टेंट अगर मूव कर रही है, तो 120 किलोमीटर पर आवर की अगर कांस्टेंट स्पीड पे वो चल रही है, तो तब भी हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन में है। तो बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन की, जो है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम डिफाइन करते हैं अगर वो अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसा मोशन हम लोग डिफाइन करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले हमने देखा था एवरी टाइम 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा था, अगले 1 सेकंड में 10 मीटर, अगले 1 सेकंड में 10 मीटर, तो हमने उसको यूनिफॉर्म कहा था। लेकिन यहाँ पर हर 1 सेकंड में 10 ना होके वो चेंज होना चाहिए, तब हम उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। जैसे कि उसका पहले ग्राफ देखें, हालांकि मैं ग्राफ्स आगे पढ़ाऊंगा आपको, बट आप देख सकते हैं उसके ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो एवरी सेकंड यू कैन सी दैट द डिस्टेंस इज चेंजिंग एवरी टाइम, दैट्स व्हाई इट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बात कर लें हम लोग, अगर इसकी मैं टेबल देखता हूं तो आई विल फाइंड कि भाई शुरुआत में दोनों की पोजीशन सेम 0 पर ही थी। फिर जब ये 1 सेकंड की बात करेंगे तो इसने 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 1 सेकंड में। अगले 1 सेकंड के अंदर, क्योंकि 1 से ये 2 गया है, लेकिन यहां अब इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया 3 मीटर का। उसके अगले 1 सेकंड की बात करें तो यहां पर कितना कर लिया 5 सेकंड का। फिर अगले सेकंड की बात करें तो यहां पर ये हो गया 7। इसका मतलब एवरी टाइम इंटरवल डिस्टेंस इज बीइंग चेंज्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज बीइंग चेंज्ड। तो उससे ऑटोमेटिकली ये ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कर्व्ड मोशन में आएगा। तो ऐसे मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो भाई एरोप्लेन है जो रनवे पे शुरुआत में टेक ऑफ करता है, तो शुरुआत में आपने देखा होगा स्लो चलता है, चलता चलता काफी तेज हो जाता है, बहुत तेज स्पीड, वो एक पर्टिकुलर स्पीड जो उसको मेंटेन करनी होती है, जैसे ही वो स्पीड को मूव करता है फट से ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल किसका हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हो गया। फ्रीली फॉलिंग बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से गिराते हैं तो हमने देखा होगा कि जैसे जैसे वो नीचे आता जाता है वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर वो हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इट इज बेसिकली ट्रेवलिंग डिफरेंट डिस्टेंसेस। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन बच्चों। चलिए नेक्स्ट यहां पर हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर स्केलर एंड वेक्टर्स की। तो हम लोग सबसे पहले स्केलर्स को डिफाइन करेंगे। स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, जिनको डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड का ही केवल मैग्नीट्यूड ही रिक्वायर्ड है, डायरेक्शन उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, मैग्नीट्यूड से ही वो डिफाइन हो जाती है। एग्जाम्पल्स अगर बात करूं तो भाई मास हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, वर्क हो गया, पावर हो गया, एनर्जी हो गया, ये इतने सारे वेरियस एग्जांपल्स हैं जो कि हम लोग स्केलर के अंदर काम में लेते हैं। अब हम बात करेंगे भाई कि वेक्टर्स को हम क्यों डिफाइन करें। जैसे कि अभी क्वेश्चन आपके माइंड में शायद ये राइज भी हुआ होगा कि सर आप जब स्केलर्स की बात कर रहे थे तो वहां पर मैग्नीट्यूड से चीजें डिफाइन हो गई थी, ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें डायरेक्शन भी रिक्वायर है, तो उसका एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूं। अब ये सिचुएशन बच्चों देखो, ध्यान से देखो, ये सिचुएशन आपके सामने है, एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर ये 4 दोस्त हैं, ठीक है, इनका नेम आप अपनी मर्जी से कुछ भी चाहे वो ले सकते हैं।
अब आप देख रहे हैं ये जनाब इस कोने पे खड़े हुए थे, नीचे देख रहे थे भाई नीचे क्या है, नीचे देख रहे हैं ट्री, हम तो ट्री से भी ऊपर आ गए। और यहां पर ये तीन है, एक 20 न्यूटन का फोर्स इन्होंने अप्लाई किया, 30 न्यूटन का फोर्स इन्होंने अप्लाई किया और 50 न्यूटन का फोर्स इन्होंने अप्लाई किया, उसकी वजह से जनाब नीचे गिर गए। अब ये क्या हुआ, ये तो जनाब नीचे गिर गए, इन्होंने 20 लगाया, इन्होंने 30 लगाया, इन्होंने 50 लगाया और वो नीचे गिर गए। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, या इनके भी माइंड में ऐसा क्वेश्चन आया होगा कि भाई कौन रेस्पॉन्सिबल है मेरे नीचे गिरने के लिए, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस फॉल। अगर ये नीचे आके रो रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई मुझे किसने गिराया, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि इन्होंने 20 लगाया था, इन्होंने 30 लगाया था और इन्होंने 50 लगाया था, तो इन तीनों में से कौन रेस्पॉन्सिबल है इनके फॉल के लिए। थोड़ी देर सोचिए, आप चाहे तो वीडियो को भी पॉज करके सोच सकते हैं। आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा फोर्स तो ये लगा रहे हैं, दिखने में भी हट्टे कट्टे लग रहे हैं, तो सर ये रेस्पॉन्सिबल होंगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये सबसे पास में है, इन्होंने शायद 20 न्यूटन लगाया तो हो सकता है ये रेस्पॉन्सिबल हो। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भाई दोनों नहीं हो सकते, ये सर पूछ रहे हैं तो इसका रीजन ये होगा। लेकिन आप में से कोई भी कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकता कि इन तीनों में से कौन रेस्पॉन्सिबल है। रीजन मैं आपको बताता हूं, आपके पास बस मैग्नीट्यूड है। इन्होंने 20 लगाया, इन्होंने 30 लगाया, इन्होंने 50 लगाया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्या डायरेक्शन थी जो कि इन्होंने अप्लाई करी। हो सकता है कि 20 न्यूटन उसको बचाने के लिए लगाई हो सकता है 30 न्यूटन उसको बचाने के लिए लगाई हो सकता है 50 न्यूटन उसको बचाने के लिए लगाई हो। हम नहीं कह सकते भाई डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या था, क्या उधर लगाया या रोकने के लिए लगाया। तो जब तक हमारे पास में डायरेक्शन नहीं है तब तक हम फोर्स को डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए फोर्स यहां पर होती है बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज। तो हम वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे डिफाइन करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज आर डिफाइंड एज these are those physical quantities जो कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों से डिफाइन होती है, उनको हम लोग वेक्टर कहते हैं। अब कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है जिसमें डायरेक्शंस भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर में कैटेगराइज नहीं है, तो वहां पर जो स्पेसिफिक कंडीशन है वो ये है, दे शुड ऑल्सो सेटिस्फाई द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वेक्टर एडिशन के लॉज को वो सेटिस्फाई भी करे। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको कि लॉज ऑफ वेक्टर्स क्या हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो एग्जाम्पल्स बिल्कुल आपके सामने क्लियर हैं। वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, अभी हमने समझाया फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, वेट, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं बच्चों। चलिए यहां तक बात हो गई है हमारी। फिजिकल क्वांटिटीज को भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया, उससे पहले भी मैंने आपको टाइप्स ऑफ मोशन सारे एक्सप्लेन कर दिए। अब यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज डिस्टेंस? तो डिस्टेंस को हम लोग डिफाइन करते हैं द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम इंटरवल इज नोन एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने शुरुआत के लेक्चर में आपसे कहा था कि आपको हाईलाइट करनी है, तो द वर्ड दैट हैज टू बी हाईलाइटेड इज द एक्चुअल पाथ। व्हाई इट इज सो? कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो अपनी इनिशियल पोजीशन जहां से उसने अपना मूवमेंट शुरू किया है और फिर फाइनली वो कहीं पे जाके रुकेगा। अब रुकने के लिए कहीं भी रुक सकता है, हो सकता है जिस पॉइंट से शुरुआत किया हो उसी पॉइंट पे आके रुके, लेकिन उसने अगर मूवमेंट किया है तो किसी न किसी एक्चुअल पाथ पे तो वो चला होगा। तो जो एक्चुअल पाथ उसने ट्रेवल किया उसकी जो लेंथ है उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। अब डिस्टेंस, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं, लेंथ ऑफ पाथ आई दैट इज ACB। अब आप यहां पर देख रहे हैं ये एग्जांपल आपके सामने है। ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट किया और वो इस पॉइंट से चलकर यहां पर आ रहा है, B पॉइंट पर वो पहुंच रहा है। तो ये जो एक्चुअल पाथ उसने लिया है, A से होता हुआ C पर होता हुआ B पे आया है, तो ये जो पाथ है इसकी जो लेंथ है दैट विल बी डिफाइंड बाय डिस्टेंस। इस बात को ध्यान रखें। तो ये यहां पर जो ये आपके सामने मीटर लगा हुआ है जिसको हम ऑडोमीटर कहते हैं, ये उसकी एक्चुअल पाथ लेंथ को ही मेजर करता है। अब डिस्टेंस के बारे में कुछ बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। भई ये डिस्टेंस एक तरह की स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको हम ओडोमीटर जो भी मैंने आपको बताया उससे करते हैं। इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है, अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं तो मीटर होती है, CGS के अंदर इसको सेंटीमीटर और फर्दर किलोमीटर, मिलीमीटर, इन सारी ही यूनिट्स के अंदर भी हम इसको मेजर करते हैं।
इंपॉर्टेंट बात अगेन मैं आपके सामने बोल रहा हूं जो है एक्चुअल पाथ। इट इज बेसिकली द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब यहां पर जो पॉइंट आपको हाईलाइट करना है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ मूविंग बॉडी इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होगा कि हम लोग जानते हैं कि अगर वो इनिशियल पॉइंट से चला और फाइनली उसी पॉइंट पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट उस ऑब्जेक्ट का हम कैसे निकालेंगे, तो वो जीरो हो जाएगा। अभी देखते हैं कैसे, मैं आपके सामने सिखाता हूं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर सेम एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि ऑब्जेक्ट भाई हमारा यहाँ से चला और यहां पहुंचा। डिस्प्लेसमेंट जो डिफाइन होगा वो ए से बी में, क्योंकि इस पूरी ही सिचुएशन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि ए पॉइंट को मैं इनिशियल बोल दूं और फाइनली वो पहुंचा है एफ पर, अगर वो इसके थ्रू भी आता तब भी हम लोग यहां पर डिस्टेंस को तो डिफाइन करते ए से होता हुआ सी पे होता हुआ बी पर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमने डिफाइन किया ए बी। तो यहां पर ए बी क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली डिफाइंड एज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मान लीजिए यहां पर मैं कोई पॉइंट मार्क कर रहा हूं 20 मीटर का, ठीक है, और यहां पर मैंने पॉइंट मार्क कर दिया 30 मीटर का। सो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन दिस सिचुएशन, फाइनल है 30, इनिशियल है 20, तो क्या हो गया 30 माइनस 20 दैट इज 10 मीटर। सो इट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और आगे फर्दर बात करें, भाई हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन रिक्वायर है, और डायरेक्शन अगर रिक्वायर है, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है भाई फाइनल मार्क कहाँ पर है हमारा। वो नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो के सिचुएशन में होगा अगर जिस पॉइंट से चला उसी पे लौट के वापस आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का जीरो हो जाएगा। यूनिट्स की बात करें तो मीटर उसकी यूनिट होती है एसआई सिस्टम में और सेंटीमीटर होती है सीजीएस में। तो ये हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहां पर डिफाइन हो गए। अब जैसे ही बात आ जाती है बच्चों डिस्प्लेसमेंट की, तो रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ये सारी जब कहानियां हमारे सामने क्रिएट हो जाती हैं, तो हम लोग यहां पर इसको वेल डिफाइन तभी कर सकते हैं जब हम रेफरेंस डायरेक्शन की बात करें। तो हम रेफरेंस डायरेक्शन कैसे चूज करते हैं, क्या उसमें सिचुएशंस होती हैं, वो सब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको, एक तो मैंने स्कूल बनाया है, ठीक है, और एक मैंने घर बनाया है, दो हैं यहाँ पर, दो मैंने यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट लिए हैं। पहला है मेरा स्कूल और दूसरा है मेरा हाउस। अब क्या हो रहा है, अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूं तो लेट सपोज मेरा ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहां से चलकर और यहां आ रहा है, तो उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी। अब इनिशियली अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव को डिफाइन करना है तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हैं। लेट सपोज आपने अगर स्कूल से घर की तरफ की डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लिया, तो ऑटोमेटिकली जब ऑब्जेक्ट हमारा घर से वापस स्कूल जाएगा तो उसकी वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो यहाँ आपके माइंड में ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई कि मैं पॉजिटिव कब लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट को, कब मैं नेगेटिव लेता हूँ। तो ये आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। उसके लिए आपको रेफरेंस डायरेक्शन डिफाइन करना आना चाहिए। अब आगे फाइनली मैं यहाँ पर बात करूंगा कंपैरिजन की कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, हमने डिस्टेंस को भी अच्छे से पढ़ लिया, हमने डिस्प्लेसमेंट को भी पढ़ लिया। अब इन दोनों के बीच में बेसिकली क्या यहाँ पर डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस यहाँ पर होता है सबसे पहले, इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। अभी मैंने आपको बताया था, हाईलाइट करने को भी कहा था, एक्चुअल पाथ। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच द बॉडी मूव्स। ठीक है, स्केलर है। डिस्टेंस क्या है, एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर स्केलर है तो रेफरेंस वाली बातें ही नहीं है, ये तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मूवमेंट किया है, निकल के वापस एक्चुअल पाथ पे होके आया, उसकी लेंथ निकालोगे, कुछ ना कुछ वैल्यूज तो आएंगी ही सही, तो वो होगा हमेशा पॉजिटिव। जबकि हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। नेक्स्ट, डिस्टेंस कैन बी इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर आ रही है। अब इसको समझते हैं कि कैसे। मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट यहां है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है।
अभी मैंने आपको समझाया था, मान लीजिए वो इस पाथ के थ्रू गया है, तो डिस्टेंस तो ये वाला पाथ हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ये वाला पाथ होगा। तो दोनों में से ज्यादा बड़ी लेंथ कौन सी है? आप कहेंगे सर ये वाली, और ये क्या होगी? स्मॉल होगी। अब तो यहां पर ग्रेटर वाली कहानी तो समझ में आ गई कि हमेशा डिस्टेंस क्या होगी? ग्रेटर तो होगी सही, लेकिन इक्वल भी हो सकती है क्या? हो सकती है, अगर ऑब्जेक्ट मेरा स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा होता। तो ऑब्जेक्ट का मान लो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, और इसी पॉइंट पे ये चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो यहां सिचुएशन क्या होगी? इक्वल के लिए, इक्वल के लिए तो सिंपली आप यहां पर लिख सकते हैं इन स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा जब स्ट्रेट लाइन मोशन में होगा तो उस सिचुएशन में वो इक्वल होगी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल और लेस डिस्टेंस, वही बात है जो अभी यहां पर हमने आपको समझाई। क्लियर है? जब यूनिडायरेक्शनली किसी एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों मैग्नीट्यूड के अंदर सेम होंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नॉट अ यूनिक पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ऑब्वियस सी बात है, देयर कैन बी मल्टीपल इनफाइनाइट पाथ जिससे वो इनिशियल से फाइनल के बीच में जाए, लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो तो शॉर्टेस्ट पाथ है। शॉर्टेस्ट की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो यूनिक ही होगा। अंडरलाइन कर लीजिएगा यूनिक पाथ को। तो डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली यूनिक पाथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स गिव्स फुल इंफॉर्मेशन ऑफ द टाइप ऑफ। डिस्टेंस हमें यह पता चल जाता है कि वो किस टाइप से बेसिकली यहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जा रहा है। हमें सारी चीज़ें पता होगी कि वो हर पॉइंट पर कहाँ कहाँ होगा, उसकी क्या क्या पोजीशंस होगी, ये हमें डिस्टेंस के अंदर पता होती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ये चीज़ें हमें मिसिंग होती है। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ होता है तो हमें नहीं पता होता। जैसे मान लीजिए कोटा से आप जयपुर जा रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी डायरेक्शंस होगी जिससे आप जा सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक होगी। लेकिन अगर आपने मल्टीपल बहुत सारे पाथ यहाँ पर चूज़ किए हैं तो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास में नहीं आई। डिस्प्लेसमेंट अगर आप मुझे गिवन है तो मुझे तो बस ये पता होगा कि भाई ये शॉर्टेस्ट बात है, अगर ये फॉलो किया तो ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है, तो मुझे एक्चुअल इन्फॉर्मेशन वहाँ नहीं होगी। नेक्स्ट, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेज विद टाइम। ऑब्वियसली बात है, आगे बढ़ गया तो हमेशा एक्चुअल पाथ उसका मेजर होगा, तो वो कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती, ना ही ये जीरो हो सकती। जीरो तभी हो सकती है जब ऑब्जेक्ट मूवमेंट ही ना करे, और जब मूवमेंट कर ही नहीं रहा तो डिस्टेंस का क्या मतलब। डिस्प्लेसमेंट भैया डिक्रीज हो सकता है वापस लौट के आ रहा हो तो। दूसरी बात, फॉर अ मूविंग बॉडी इट कैन बी जीरो। अगर वो मूव करके वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो इस तरीके से हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से पढ़ लिया और उनके बीच में हमने कंपैरिजन भी कर दिया और आपको डिफरेंसेस भी यहाँ पर बता दिए। अब हम शुरू करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स। हम देखेंगे कि डिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाता है और डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेजर किया जाता है। स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल मेरे सामने आ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर और फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी पर चल रहा है और फिर वापस बैक टू पॉइंट बी एंड देन टू पॉइंट सी। बहुत सारी चीजें हो गई सर, क्या हो रहा है ये ए बी सी क्या लगा दिया आपने। तो ऐसी सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे, तो ठीक है, लैंग्वेज में नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम एनिमेशन में समझेंगे। तो हमें यहाँ पर ये दिख रहा है डायनासोर। सर आपको और कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला, मुझे डायनासोर ही दिखाना था क्या? कोई बात नहीं यार, ये भी कभी एग्जिस्ट करते थे, इनको लेके आ गए, इसको देखिए कैसे मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट कुछ भी ले सकता हूँ, मेरी मर्जी। मैंने पॉइंट ए से इसको बी पर मूव करवाया, 10 मीटर की इसने डिस्टेंस ट्रेवल की। शुरुआत में भी यही कहा है कि मूव्स फ्रॉम ए टू पॉइंट बी। जरा मूव करके बताओ भाई, ये चले बी पर आए, आने के बाद में आगे भी जाना है, फिर बी से पॉइंट सी पर गए, ये बी से भैया पॉइंट सी पे गए, ठीक है। उसके बाद में देन बैक टू पॉइंट बी, अब वापस पॉइंट बी पर आ गए और उसके बाद में देन टू पॉइंट सी, फिर वापस बी से वापस किस पे चले गए, सी पर। आपको निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो क्या क्या हुआ था जरा देखो। इसमें सबसे पहले अगर मुझे डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो डिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग कहेंगे सबसे पहले ए से पॉइंट बी पे गए थे ये, तो ए से बी में मूव करने पर इन्होंने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। एक्चुअल पाथ की लेंथ लेनी है हमें तो पूरी। फिर बी से सी पे गए थे, ये बी से सी लिख दिया। फिर उसके बाद
उसके बाद में ए से पॉइंट बी, बी से पॉइंट सी, देन बैक टू पॉइंट सी यानी बी सी अगेन, प्लस उसके बाद में देन टू पॉइंट सी, ठीक है, फिर एक बार सी और, ठीक है, ए से बी, बी से सी, सी से बी, फिर बी से सी, ये सब लिख दिया मैंने। तो ये जब मैं मेजर करूंगा तो भाई कितना आएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ये कितना हो गया भाई 40। तो मेरी यहाँ पर डिस्टेंस कितनी निकल के आ गई, डिस्टेंस आ गई भाई 40 मीटर। तो ऑब्जेक्ट ने इस सिचुएशन में 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब बात करेंगे मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट ने ए से शुरू किया था, तो यहां मैंने मार्क कर दिया मेरा इनिशियल पॉइंट। फाइनली ये जनाब सी पॉइंट पर रुके हैं, जो रुके तो नहीं, चलना चाहते पर हम चलने नहीं दे रहे, तो ये हमारा हो गया फाइनल पॉइंट। ऐसी सिचुएशन में जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए से इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। सो कितना भी बीच में मूव हुआ हो, हमें क्या लेना देना, हम तो इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमने देखा कि 10 प्लस 10 20, इसका मतलब व्हेन यू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी A to point B plus B and C, so that will be 10 plus 10, that is 20 meter. So this will be the displacement of the body. 10 plus 10 आपके सामने आ गया, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। कंपैरिजन में भी देख लिए, डिस्टेंस 40 आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट 20 आ रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट से, और ये वेरीफाइड भी हुआ। हमने आपसे कहा था या तो ज़्यादा होगा या इक्वल होगा। इक्वल तभी होता है जब ए से बी जाता और बी से सी जाता, बस रुक जाता। तो सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाते, सेम हो जाते। तो आपको ये समझ में आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला न्यूमेरिकल वो आ रहा है आपके सामने। इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। स्ट्रेटजी ये रखते हैं, मैं आपके सामने जैसे ही न्यूमेरिकल रख रहा हूं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। भाई एक सर्कल वो कंप्लीट कर रहा है 40 सेकेंड्स में। आपको डिस्टेंस कवर्ड निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट निकालना एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स के अंदर आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ये ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, ए बी सी एंड डी। नाउ स्टार्ट कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई ये क्वेश्चन आपके सामने इधर चला गया और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये सोचिए कि उस ऑब्जेक्ट ने जब एक सर्कल कंप्लीट किया होगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन राउंड, एक राउंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। तो डायमीटर की अगर बात करें तो डायमीटर इज गिवन एज 200 मीटर्स। तो रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों, रेडियस हो गई कितनी, 100 मीटर्स हो जाएगी। ठीक है, ये रेडियस मेरे पास में आ गई। जब एक सर्कल पूरा कंप्लीट होता है तो डिस्टेंस कितनी होती है, तो डिस्टेंस इज 2 पाई एंड आर। ठीक है, वैल्यूज रखेंगे तो 2 इंटू 3.14 इंटू द वैल्यू ऑफ आर इज 100, सो दैट विल बी कितना हो गया ये 628 मीटर्स। सो इन दिस सिचुएशन व्हेन द ऑब्जेक्ट covers one complete round, then the distance covered is 628 meters. लेकिन वो ऐसा तो नहीं है केवल एक ही राउंड उसने कंप्लीट किया होगा। जब 40 सेकेंड्स में ये काम हो रहा है तो आपको निकालना 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स में कितना होगा। तो टोटल टाइम अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करूं, टोटल टाइम इज कितना हो जाएगा बच्चों, 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड, यानी कि 120 प्लस 20, सो दैट इज 140 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये जो यहां पर टोटल टाइम उसने लिया है वो है 140 सेकेंड्स का। एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है 40 में, तो 140 में कितने सर्कल कंप्लीट होंगे ये देख लेते हैं। तो 42 जा 80, 43 जा 120, फिर हाफ और, तो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स, टोटल नंबर ऑफ
राउंड्स कितने हो जाएंगे, हमने देख लिया 40 प्लस 40 प्लस 40 120, उसके बाद में 20 मोर, तो कितना हो गया 3.5, तो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स विल बी 3.5। अब एक राउंड की डिस्टेंस मुझे पता है एक राउंड्स की मुझे डिस्टेंस पता है 628 मीटर, तो 3.5 राउंड्स में मैं निकाल सकता हूं। सो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, टोटल डिस्टेंस विल बी 3.5 into 628, so that will be 2198 meters। सो मेरे पास में भाई ऑप्शन ए और बी का पहला पार्ट तो आ गया है 2198। अब ए करेक्ट है कि बी करेक्ट है देख लेते हैं। उसके लिए मुझे निकालना होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। सो फॉर डिस्प्लेसमेंट जरा देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट होगा। सर्कल कितने कंप्लीट हो रहे हैं वो जरा सोचें। तो हम देखेंगे एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद में ये 1 राउंड कंप्लीट हुआ 40 सेकेंड्स में, 80 सेकेंड्स में दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, और फिर उसके बाद में थर्ड जैसे कंप्लीट हुआ उसके बाद में आधा और। ठीक है, तो इस पॉइंट से चला 1 सर्कल 2 सर्कल, उसके बाद में 3 सर्कल और आधा और 3.5, तो यहाँ पहुंचा। तो ये मेरी इनिशियल, ये मेरी फाइनल, एक इनिशियल एक फाइनल। दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाली, दैट इज डायमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू कितना आ गया 200 मीटर्स। तो यहाँ पर मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया 200 मीटर्स। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों 2198 मीटर्स एंड 200 मीटर्स इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, एक सिचुएशन हमने दी है जिसमें ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट सी पर अलोंग द रेक्टेंगल शोन इन द फिगर मूव करता है। आपको निकालना है एक तो डिस्टेंस कवर्ड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट और साथ में मैग्नीट्यूड। तो ये सिचुएशन है, जरा देख रहे हैं आप, ये ए से बी, बी से सी होते हुए यहाँ पर पहुंचे। ये जो सिचुएशन है ए से पॉइंट सी पर इस रेक्टेंगल के अलोंग पहुंचा है। आपको निकालना है कि कितना उसने यहाँ पर डिस्टेंस कवर किया है और उसके मैग्नीट्यूड की भी यहाँ पर बात की जा रही है। तो आप देख रहे हैं भाई हर एक बॉक्स यहाँ पर 1 किलोमीटर का है। ठीक है, तो जब वो यहाँ से ए से बी गया होगा तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ज़रा देखो। ये यहाँ गया होगा तो 1, एक बॉक्स इसका 1 किलोमीटर, अगला 1, फिर 1, फिर 1 एंड फिर 1। ठीक है, तो ये ऐसे करते हुए भाई 5 मीटर्स या 5 किलोमीटर्स यहाँ आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक बॉक्स 1 किलोमीटर का है, तो 1 2 3 4 5 बी पॉइंट पे पहुँच गया। फिर बी से सी आया तो ये 1, ये 1 और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 3 किलोमीटर्स। सो डिस्टेंस covered is equals to AB plus BC। डिस्टेंस कवर्ड क्या आ गई AB प्लस BC। AB का वैल्यू कितना है भाई 5 किलोमीटर्स, BC का वैल्यू कितना है सर, ये हो गया 3 किलोमीटर्स। तो टोटल हमारा आ गया डिस्टेंस कवर्ड कितना 8 किलोमीटर्स का यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड आ गया बच्चों। आगे बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पर पॉइंट ए इनिशियल पॉइंट है कि नहीं बताओ। पॉइंट ए यहाँ पर क्या है इनिशियल पॉइंट। पॉइंट सी जहाँ पर ये स्माइली साहब हैं वो है पॉइंट हमारा फाइनल पॉइंट। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल पॉइंट, एक इनिशियल पॉइंट एक फाइनल पॉइंट। इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाली। सो दिस वन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू पॉइंट सी। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉइंट ए सी एंड दैट विल बी। अब ये कैसे निकालेंगे, तो ये तो पाइथागोरस से निकाला जा सकता है। तो अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर
प्लस क्या हो जाएगा दूसरा BC स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों अंडर रूट ऑफ AB का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो 25 प्लस 9 सो दैट इज रूट 34 किलोमीटर्स आ गया। तो ये हमारे पास में आ गया डिस्प्लेसमेंट। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द ग्रिड थ्रू दिस पॉइंट्स A B C D E F। इनमें से एक ग्रिड आपके सामने आएगी जिनमें कुछ पॉइंट्स है, उसके अलोंग एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। हमें यहाँ पर बेसिकली निकालना होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो ये सिचुएशन है जो भी आपको मैंने दिखाई, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट हमारा मूव हुआ था इस ग्रिड में A से लेकर B C D E F ऐसे इसने मूव किया था। हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसमें बच्चों कैलकुलेट करनी है। तो डिस्टेंस की जब बात करें तो हम लोग जानते हैं कि हमारे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो एक्चुअल पाथ से हम लोग निकालते हैं। तो एक्चुअल पाथ की बात करें तो भाई यहाँ से A से B पर ये पहुंचा, तो ये शुरुआत में इस बॉक्स में लेके गया तो 0.5 देख रहे हैं यहाँ पर, हर बॉक्स की इसमें दे रखी है लेंथ 0.5 किलोमीटर। तो ये 0.5, फिर ये 0.5, फिर उसके बाद में ये 0.5, फिर ये 0.5, फिर 0.5 एंड लास्ट में फिर 0.5। तो A से B में ये ऐसे गया है। टोटल अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 यानी टोटल 3 किलोमीटर्स की डिस्टेंस हो गई A से B में। फिर B से C देखेंगे हम लोग तो 0.5 ये 0.5 ये, तो ये हो गया हमारा 1 किलोमीटर। फिर उसके बाद में 0.5 0.5 और ये 0.5, तो ये हो गया मेरा 1.5 किलोमीटर्स। उसके बाद ये 0.5 और ये वाला भी 0.5। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई टोटल यहाँ पर डिस्टेंस। अब इन एक्चुअल पाथ से अगर मैं डिस्टेंस को कैलकुलेट करता हूँ तो कैसे निकलेगी ज़रा देखते हैं। डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE एंड प्लस EF। ये हो जाएगी मेरी टोटल डिस्टेंस। कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। तो 3 प्लस कितना है आगे 1 प्लस उसके बाद कितना है 1.5 प्लस उसके बाद कितना है 0.5 प्लस 0.5। देखो ज़रा कितना आया 4, फिर उसके बाद में 5.5 6 एंड 6.5। तो मेरा यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो आ गया 6.5 किलोमीटर्स। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ गया मेरा 6.5 किलोमीटर्स। अब मूव करते हैं आगे डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो भाई उसके लिए तो एक इनिशियल पॉइंट चाहिए। ए से शुरू हुआ था मेरा ऑब्जेक्ट, तो ए पर मेरा एक इनिशियल पॉइंट हो गया, फाइनली वो रुका एफ पर, तो ये मेरा फाइनल पॉइंट हो गया। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये वाली, ये मेरी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर जाएगी। तो इसको निकालने के लिए बड़ा सिंपल है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 2, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई ये 0.5 0.5 0.5, ये कितनी हो गई 1.5 ये वाली, तो ये निकल जाएगी, कोई इसमें परेशानी नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 2.25 यानी अंडर रूट ऑफ 6.25 कितना हो गया 2.5 किलोमीटर्स। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया 2.5 किलोमीटर। तो एक तो डिस्टेंस आ गई 6.5 किलोमीटर्स और मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 2.5 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। अ बॉडी मूव्स 8 मीटर नॉर्थ, 6 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स
व्हाट इज़ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के अंदर इसको पूछा हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा इसको कैसे करें। इसमें बच्चे जो जनरली मिस्टेक कर जाते हैं वो नॉर्थ और वर्टिकली अपवर्ड से कर जाते हैं, क्योंकि जनरली हमें आदत होती है कि हम लोग जब नॉर्थ बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, और हमारी डायरेक्शंस को हम ऐसे लेते हैं। तो यही डायरेक्शन तो भाई वर्टिकली अपवर्ड के लिए भी होती है, तो कन्फ्यूज़न यहाँ क्रिएट होता है। इसका सॉल्यूशन देंगे आपको, चिंता मत कीजिए। तो आपके सामने इसका सॉल्यूशन भी आ रहा है कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बात कर लें कि क्या क्या इसके ऑप्शंस होंगे। तो 10 मीटर, 10√2 मीटर, 10/√2 मीटर एंड √2 मीटर। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये सिचुएशन है जो आपके सामने है। डायरेक्शंस की मैं बात कर रहा था, ये डायरेक्शन नॉर्थ, ठीक है, ये डायरेक्शन ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, लेकिन हॉरिजॉन्टली ध्यान रखो इस बात को, हम कंपास को हॉरिजॉन्टली देखते हैं, इस तरीके से हमारी डायरेक्शंस होती हैं, ऐसे नहीं होती। तो इसलिए आपके सामने ये एग्जांपल लेके आ रहा हूँ कि वो शुरुआत में 8 मीटर चला नॉर्थ में, तो नॉर्थ मैंने ऐसे बताया है। इसको अगर मैं इस कंपास को ऐसे कर दूं तो इस देखिएगा, तो शुरुआत में चला ये 8 मीटर नॉर्थ चला अंदर की तरफ हॉरिजॉन्टली, उसके बाद में 6 मीटर ये चला ईस्ट में, और उसके बाद 10 मीटर का इसने लिया जंप वर्टिकली अपवर्ड। समझ में आ गई बात क्या होती है नॉर्थ और वर्टिकल अपवर्ड में डिफरेंस। तो ये सिचुएशन यहां क्रिएट हुई, ऐसे चला 8 मीटर, ऐसे चला 6 मीटर, और फिर वर्टिकली अपवर्ड आपके सामने 10 मीटर ये मूव हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए इनिशियल पॉइंट जो यहाँ था, ये मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया, ये मेरा फाइनल पॉइंट हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो मुझे कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले भाई इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, 8 मीटर का और 6 मीटर, इन दोनों का रिजल्टेंट आप निकाल लो। और उसके बाद में आप देखेंगे आपको एक प्लेन मिल गया, ये वाला पूरा एक प्लेन मिल गया जिसमें ये वर्टिकली अपवर्ड गया है, और ये है इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये रिजल्टेंट हो जाएगी। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आया। सबसे पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो और फिर ये वाला पूरा प्लेन के थ्रू यहाँ पाइथागोरस लगा के हम लोग निकालेंगे। ये एंगल 90 डिग्री है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 8 और 6 यहां पर √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया, √64 प्लस 36, दैट विल बी 10 आ गया। ये 10 मीटर आ गई मेरे पास में। तो ये जो डिस्टेंस है ये 10 मीटर मेरे पास आ गई है। अब ये 10 तो ये कितना हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो √10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, ये हो गया √200, दैट इज 10√2। सो द आंसर इज 10√2 meters. So it is basically the answer, that is 10√2. तो इन ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 10√2 बच्चों। समझ में आया। बहुत अच्छा एग्जांपल है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। आप चाहें तो वापस से इसको रिपीट भी कर लीजिए किस तरीके से सिचुएशन हुई है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, ये भी कई बार बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पूछा हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। भाई यहाँ पर एक रूम की बात की जा रही है जो कि उसकी डायमेंशन है 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 10 मीटर। इसका मतलब क्यूब हो गया, है ना। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब एक फ्लाई है जो स्टार्ट कर रही है किसी एक कॉर्नर से, और वो वहाँ से मूव करती हुई जा रही है दूसरे डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पर। तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा। अब आप कहेंगे सर ये तो पूरा 3D में हो गया, एक रूम है, उस रूम में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जा रहा है, किस तरीके से मैं इसको विजुलाइज करूं। तो ये रहा आपके सामने, आप इसको इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले ये ऑप्शंस आप देख लीजिए। अब ये आपके सामने क्यूब आ गया, इस क्यूब में जो इसकी डायमेंशन है वो है 10 मीटर की। अब फ्लाई की जो मैं बात कर रहा था, ये फ्लाई आपके सामने ये आ गई है, ये इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गई, ये आ गई डायगोनली अपोजिट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ऊपर से आई है, वहां से गई है नीचे की तरफ, देख रहे हैं आप, ये यहां पहुंच गई, ठीक है। अब आपको इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट निकाला जैसे भी मैंने पहले सोचा था मैं वैसे ही सोच सकता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर एक पॉइंट इस नीचे वाले जो प्लेन है उसका एक डायगोनल मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा। ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये डायगोनल मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा। उससे मुझे वो प्लेन मिल जाएगा जिससे मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूं।
तो सबसे पहले ये डायगोनल निकाल दिया, उसके बाद में ये वाला जो मेरा ट्राइंगल है बस इसका ये हाइपोटेन्यूज निकालना है और मेरा आंसर हो गया। तो 10 10 से निकालते हैं। तो सबसे पहले अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास में बेसिकली 10√2 यहां पर इसका ये डायगोनल आ गया, 10√2 मेरे पास में डायगोनल आ गया। सो दैट विल बी 10√2 नीचे वाले का डायगोनल मेरे पास। अब मुझे निकालना भाई ये वाला, तो ये डिस्टेंस तो 10 है, ये डिस्टेंस कितनी है 10, ये मुझे कैलकुलेट करना है तो निकाल लूंगा मैं। 10√2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का अंडर रूट, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। कितना हो गया 10√2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 100 इंटू 2 यानी 200 प्लस 100, तो ये हो गया कितना अंडर रूट ऑफ 300। सो कितना हो गया बच्चों 10√3। तो मेरे पास में जो आंसर आ गया दैट इज 10√3। तो इसमें इन चारों में से जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 10√3 इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पर एक कार के बारे में बात की जा रही है जो किसी पॉइंट P से स्टार्ट हुआ है और एक पाथ को फॉलो कर रहा है जो कि फिगर में है। उससे पहले मैं ऑप्शंस देख लेता हूं, ये मेरे सारे ऑप्शंस हैं जो आपके सामने आ गए। अब ये सिचुएशन आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट कर दी है। यहां से ये कार शुरू हुई है जो कि ये चल रही है ऐसे, फिर एक कर्व लिया उसने, फिर उसके बाद में ऐसे आगे बढ़ी, फिर इस कर्व के थ्रू यहां पर R पॉइंट पर ये पहुंच रही है। फाइनली जो ये स्टॉप हो रही है वो किस पॉइंट पे आकर हो रही है R पॉइंट पे आके स्टॉप हो रही है। हमें इस सिचुएशन में डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी इसमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे जरा देखो। सबसे पहले हमें, अगर मैं बात करूं एक्चुअल पाथ की, तो एक्चुअल पाथ हमारा क्या है ये वाला, ये फिर ये फिर ये फिर ये और ये हमारा एक्चुअल पाथ है। ये एक्चुअल पाथ मुझे यहां पर मेजर करना है। तो मैं एक्चुअल पाथ की अगर बात करूं तो क्या हो गया, सबसे पहले a प्लस, फिर ये यहां से यहां गया, ठीक है। यहां से यहां गया तो ये सेमी सर्कल ले रहा है जिसका डायमीटर मुझे दिया है 2r। तो इसकी रेडियस में निकाल लूंगा। रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस इज r। सेमी सर्कल है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पाई r, वेरी गुड, प्लस उसके बाद में b, उसके बाद में ये सेमी सर्कल लिया, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 2r, रेडियस आ गई 2r। क्लियर है, सब कुछ साफ। तो इससे सेमी सर्कल की डिस्टेंस कितनी हो गई 2 पाई r। अब तो कुछ नहीं करना, वैल्यूज रखनी है और आंसर निकालना है। तो वैल्यूज रखें भाई। a का वैल्यू कितना दे रखा है 7 मीटर दिया हुआ है, ये 7 आ गया, प्लस पाई इंटू r का वैल्यू कितना दे रखा है 11/पाई। बहुत बढ़िया, हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी। b का वैल्यू कितना दे रखा 8 मीटर, बहुत बढ़िया, प्लस 2 इंटू पाई इंटू r का वैल्यू 11/पाई। जो कट रहा है वो काट लेते हैं और आंसर देख लेते हैं। 7 पाई से पाई कट गया, यहां भी पाई से पाई कट गया। तो 7 प्लस 11 18, 18 प्लस 8 26, 26 प्लस 22 48। थोड़ा सा फास्ट तो करना पड़ेगा बच्चों कैलकुलेशन, हम कॉम्पिटिशन्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो 48 मीटर हमारा डिस्टेंस आ गया। ओ ऑप्शन तो हमें मिल रहा है, ए ऑप्शन में 48 है, कहीं नहीं है। हो सकता है ए करेक्ट हो, लेकिन यहाँ पर एक पंगा है कि डी ऑप्शन यहाँ पर नन ऑफ दीज दे रखा है। इसका मतलब चांसेस हैं कि डी भी हो सकता है। तो हमें चेक करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं भाई। डिस्प्लेसमेंट तो सीधी सीधी ये वाली लाइन होगी, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी a प्लस 2r प्लस b प्लस 4r। सो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। a का वैल्यू रखेंगे 7 प्लस 2 इंटू r का वैल्यू रखेंगे 11/पाई प्लस b का वैल्यू रखेंगे 8 प्लस 4
इंटू 11/पाई। पाई का वैल्यू यहाँ पर रखा जाएगा 22/7, ये भी गिवन है ताकि कैलकुलेशन में कहीं परेशानी ना हो। तो 22/7 जब इसमें पुट करेंगे तो 22/7 जैसे ही पुट करेंगे तो 7 ऊपर 22 7 आ गया, तो इसका तो आंसर आ जाएगा 7 + 7 + 8 प्लस, जरा देखो यहाँ क्या आएगा 22/7, ठीक है 14 हो गया, वेरी गुड। तो दैट विल बी 14, काउंट कर लो 14 14 28 28 और 8 36 आ गया क्या, वेरी गुड। तो हमारा ये ऑप्शन ए यहाँ पर आ गया जिसका 36 डिस्प्लेसमेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियरली हमें समझ में आ गया, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ एंड 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड फाइनली 30√2 इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब ये भी डायरेक्शन पर रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे वहां भी ये कहानी थी, लेकिन ये आसान है थोड़ा सा, बिकॉज यहाँ पर केवल नॉर्थ साउथ वेस्ट इनमें ही बात की जा रही है, वर्टिकली अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स की बात नहीं की जा रही है। तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली हमें यहाँ पर थोड़ा सा इसमें लॉजिक अप्लाई करना होगा। तो हमें इसमें फाइनली निकालना है डिस्प्लेसमेंट, उस पर्सन का क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो 10 मीटर अलोंग नॉर्थ और 10 मीटर अलोंग साउथ एंड द 10 मीटर अलोंग वेस्ट या फिर 0। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले बात की जा रही है कि भाई 30 मीटर हमारा ऑब्जेक्ट नॉर्थ में चला, इस डायरेक्शन को मैंने नॉर्थ ले लिया। उसके बाद 20 मीटर मेरा चला है ईस्ट में और फाइनली फिर 30√2 इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो साउथ ये है, वेस्ट ये है, तो ये ऐसे तो कहीं आएगा, लेकिन किस पॉइंट पे पहुंचेगा ये हमें यहां पर समझना होगा। तो अगर मैं इसको मिलाता हूं तो बहुत सारी जगहें हैं 30√2 के लिए, हो सकता है यहां पहुंचे, हो सकता है बिल्कुल यहां पहुंचे, हो सकता है पीछे पहुंचे। तो इसको समझने के लिए एक लॉजिक हमें यहां पर अप्लाई करना होगा मैथमेटिक्स का। तो आप देख रहे हैं अगर 30 मीटर ऐसे जाता है और 30 मीटर ऐसे जाता है, गया 20 है पर मान लीजिए 30 मीटर ऐसे जाता, तब ये 30√2 आके मिलता। समझ रहे हैं आप बात को, 30 ऐसे जाने पर 30 ऐसे जाने पर 30√2 आके मिलता, बिकॉज 30√2 हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, इससे निकालेंगे, है कि नहीं बात। तो 30 स्क्वायर प्लस की 2 30 स्क्वायर, ठीक है, तो 30 बार आ जाएगा, तो तब जाके ये 30√2 आता है। तो यहाँ ये जो सिचुएशन है 30√2 तभी यहाँ पर क्लियर हो सकती है, लेकिन ये है कितना 20, तो इसका मतलब सीधा सा है बच्चों कि ये तो इधर जाने वाला है 30√2 इसमें से क्रॉस करके जाने वाला है, और कितना होगा, क्योंकि वहां पर 10 का डिफरेंस था, इस वजह से ये आएगा यहाँ पर 10 मीटर। तो इस तरीके से हम इसका डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं भाई 10 मीटर अलोंग वेस्ट, यहां पर ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मैथमेटिकली हमने किया, बहुत जल्दी इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो ये पॉइंट जब यहां पे आ जाएगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जब 20 था 30 था तो यहां के मिल रहा था, तो ऑब्वियसली बात है 10 मीटर ही उधर शिफ्ट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। एक व्हील है जिसका रेडियस है 1 मीटर और वो रोल कर रहा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और हाफ रिवॉल्व उसने किया अलोंग द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। तो आपको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब देखिए व्हील है वो रोटेट मतलब आगे जाके रिवॉल्व कर रहा है, आगे बढ़ा और हाफ उसने किया, तो वो पूरी सिचुएशन क्या हुई, हम इसको कैसे इमेजिन कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं ऑप्शंस को देख लेता हूँ। तो ये चारों उसके ऑप्शंस हो गए, क्या वो 2 पाई होगा, क्या वो √2 पाई होगा, अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4 होगा, या फिर वो पाई होगा। ऑप्शंस देख के बड़ा डर लग रहा है सर, ऐसे कैसा आंसर होगा, ये क्वेश्चन कैसा होगा। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे तो भाई एक हमारे पास में ये व्हील मैंने बनाया, इस व्हील पे कोई भी आप एक पॉइंट मार्क कर लो, मैंने एक पॉइंट यहां पर मार्क कर लिया। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि उसने फॉरवर्ड डायरेक्शन में हाफ रिवोल्यूशन किया है, तो ये आगे बढ़ा और फाइनली हाफ किया। देखिए आप हाफ करेंगे तभी तो ये पॉइंट नीचे जाएगा, पूरा करता तो ये वापस ऊपर आ जाता कि नहीं आ जाता। तो ये हाफ करने पर नीचे पहुंच गया। अब तो कुछ नहीं करना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट मार्क करना है। ये मेरा इनिशियल पॉइंट, ये मेरा फाइनल पॉइंट, ये मैंने मिला दिया, तो ये मेरा हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको मैंने बोल दिया डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास में पता है कितनी डिस्टेंस है, हमें ये डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए कितनी हुई, क्योंकि इसने हाफ किया है। इसका जो रेडियस है वो हमें गिवन है 1 मीटर। तो जब ये हाफ करेगा तो पाई आर
ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहां से लेके यहां तक कितनी हो जाएगी बच्चों, पाई आर, बिकॉज 2 पाई आर होता है फुल राउंड में होता है डिस्टेंस ट्रेवल कितना, 2 पाई आर। तो हाफ में कितना हो जाएगा, पाई आर। तो पाई इंटू 1 दैट इज पाई, कोई इसमें परेशानी नहीं है, ये हो जाएगा पाई। उसके बाद आप देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक 1 मीटर है, यहां से यहां तक 1 मीटर है, तो टोटल कितना हो गया 2 मीटर। ये डिस्टेंस हो जाएगी 2 मीटर, ये पाए है, ये 2 है, तो ये पूरा हम निकाल सकते हैं क्या, आराम से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, पाइथागोरस ही हर जगह लगी है तो यहां पर हमने निकाला, तो दैट विल बी पाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सो द आंसर विल बी अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4। तो ऑप्शन अगर मैं देख रहा हूं तो यहां पर मुझे ऑप्शन नंबर सी, पाई स्क्वायर प्लस 4, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन बच्चों, अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4। सो इस तरीके से आज का ये लेक्चर बच्चों कंप्लीट हुआ। हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट, आपके जो नोट्स हैं वो प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए जो आज हमने इस लेक्चर में पढ़े हैं। जो वर्कशीट हमने इस लेक्चर के साथ में आपको प्रोवाइड की है उनको प्रॉपरली सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके हमें सबमिट कीजिए। अगर इसमें कोई भी डेरिवेशन या कोई न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करवाया है, उन सारे ही न्यूमेरिकल्स को आप प्रॉपरली बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा करेंगे तो आपका ये पूरा ही आज का जो लेक्चर है वो तैयार हो जाएगा और आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए भी वो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा फंडामेंटल रोल प्ले करेगा बच्चों। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।